अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया जावेद बांडे, प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, रमज़ान की आपको पता है कि आमद आमद है। पहला रोज़ा जो है वो गुजर चुका है, अब हम दूसरे रोज़े के अंदर मौजूद हैं और इस हवाले से हम एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है सेहत के हवाले से, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले तो लोगों का जो है हमने देखा कि रुझान उतना सेहत के मामलात की तरफ नहीं था, लोग इतनी केयर नहीं करते थे। एक एलीट क्लास थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की जाती थी। ख़ुसूसी तौर पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं देखभाल करते थे। लेकिन जब से कोरोना आया है, तकरीबन 1 सवा साल, 1.5 साल हो गया है, उसके बाद से हमने ये देखा है कि लोग अब ज़्यादातर जो हैं वो अपनी सेहत की परवाह कर रहे हैं और ये इतनी खौफनाक और ख़तरनाक बीमारी है कि इसने तकरीबन आधे से ज़ायद जो है वो लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट किया है। और बहुत सारी अमवात भी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी दुनिया के अंदर भी। तो लास्ट ईयर भी जो है वो रमज़ान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। इस साल हमने इसको तरतीब दिया है और आपसे इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो खुसूसी तौर पे कोरोना के जो हवाले से रमज़ान के अंदर हमें वो क्या जो है वो गाइडलाइंस देंगे, जिसके तहत जो है वो हम अपनी एक क्या कहते हैं उसको रूटीन को जो है वो थोड़ा-सा बेहतर कर सकें, खुसूसी तौर पे रमज़ान के अंदर। क्योंकि आपने देखा है कि रमज़ान के अंदर जब लोग रोज़ा रखते हैं तो एक बॉडी आपकी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज की नशिस्त के अंदर कि हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर साहिबा जो हैं वो हमें क्या गाइडलाइंस देती हैं। मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पिछले 10 साल से जो है वो शोबा सेहत से जो है वो मुंसलिक हैं। फातिमा मेमोरियल के अंदर जो है वो आजकल तैनात हैं और वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और साथ ही साथ जो है वो लेक्चरार भी हैं। मेडिकल कॉलेज जो है उनका, वहाँ पे बच्चों को जो है वो पढ़ाती भी हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा को मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मोस्ट वेलकम ऑन ऑन दिस टेबल के अंदर, पाक वतन टीवी के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी हमने देखा पिछले साल भी कोरोना के साथ ही हमारा जो है वो रमज़ान गुजरा था और इस दफ़ा भी अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब कि उसकी इफ़ेक्ट यानी कि उसका इतना असर है कि वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इवन दो कि वैक्सीनेशन भी आ चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान के अंदर हमें वो क्या इक़दामात करने चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे अपने सेहत के हवाले से, कि जब हमने देखा है कि जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं तो आपकी एक थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। फिर जब आप पूरा दिन आपका गुज़रता है और उसके बाद जब इफ्तारी होती है, तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइएगा कि कैसे हम इसको जो है वो अपनी सेहत के ऊपर जो है वो बेहतर कर सकते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया याया साहब फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का जो इस शो को देख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहूंगी कि मैं ये आप लोगों की टीम को बहुत अप्रिशिएट करूं कि आप लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर आज बात करने का सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओरल हेल्थ जो है रमजान के अंदर सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है और आज हम सब जो है इस हवाले से बात भी करेंगे। सबसे पहले आपका सवाल का पार्ट जो था उसमें मैं बात करना चाहूंगी कि ओरल हेल्थ नॉर्मल डेज में हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि कभी दांत में दर्द है या कभी ये कहते हैं कि बदबू आ रही है। लेकिन रमजान के अंदर खुसूसी तौर पे अगर हम देखें, क्योंकि हमारा रूटीन बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादातर लोग घर में हैं, उनको कोई काम करने को नहीं है और वो खाते रहते थे हर वक्त घर में, और अचानक से एक रमजान का टाइम आया जब उनको एक स्टारवेशन में रहना है, तो किस तरह से वो उस चीज को बैलेंस कर सकेंगे, तो उसकी टिप्स भी हम बात करेंगे और साथ साथ मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी ओरल हाइजीन पे मेंटेनेंस करनी है और किस तरह अपने मुंह को साफ रख सकते हैं ड्यूरिंग योर रमजान। सबसे पहली बात और सबसे प्यारी बात यह है कि रमजान का टाइम एक बहुत ही मुबारक एक हमारे लिए माह होता है, पूरा महीना एक होता है जिसमें हमारे पास एक टाइम होता है कि हम अपने आप को उन तमाम बीमारियों से बचा सकें, बुरी आदतों से बचा सकें जो हम करते आ रहे हैं, या वो ओवर ईटिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो डायबिटीज का इशू हो, चाहे वो मुंह का कोई भी मसला हो। मुंह के मसले के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि लोगों के मुंह से बदबू आती है पूरे पूरे दिन। ठीक है, और बहुत सारे लोग की मिथ्स भी हैं, कंसेप्ट भी हैं कि अगर मैं ब्रश कर लूंगी, तो इसको भी करेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम किस तरह से अपने मुंह का ख्याल रखें। तो एक तरीका ये होता है कि आप जब
सुबह को जब सहरी के लिए जाग रहे होते हैं, तो जब सहरी आप कर लेते हैं तो आप अपना ब्रश करके सोएं, सबसे पहली बात। और उसके बाद जब आप इफ्तार के बाद ऊपर जा रहे होते हैं, जब खाना वाना खा चुके होते हैं, तब आपने ब्रशिंग करनी है। यानी ये 2 टाइम आपको ब्रशिंग कर लेनी है। यानी खाने से जब आपने सहरी कर ली कंप्लीट, तो आपका एक पूरा रात और पूरी दिन आपके, जब आप चलेंगे तो आप फ्रेश होंगे, आपकी फ्रेशनेस होगी मुंह के अंदर। और जब आप इफ्तार के बाद जा रहे हैं, तब आपने करना है। तो ये तो मैंडेटरी है। दूसरी चीज, फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग का क्या फायदा होता है? जब आप कुछ इफ्तार या सहरी पे कोई ऐसी चीज खाते हैं जो दांतों के दरमियान फंस जाती है, जो आपके मुंह में बदबू छोड़ जाती है, और वो कभी कभार आपके मुंह के अंदर आ जाती है बाद में, तो वो आपका रोजा तोड़ सकती है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फौरन ब्रश करने के बाद, जब सहरी आप करके रोजा अब बंद करने लगे हो, तो आप उससे पहले फ्लॉस कर लें। धागा होता है एक तरीके का, जो दांतों के दरमियान गुजारना होता है, और वो अच्छी तरीके से सफाई करता है आपके दांत के दरमियान, ताकि कोई तरीके का कोई खाना खा चुके हो आप, उसको आप साफ कर सकें। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम माउथ वॉशेज यूज करते हैं, और ड्यूरिंग रमजान ब्रश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये 2 तरीके के कंसेप्ट हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि आप टूथब्रश करें, बस स्वॉलो ना करें। अगर आपने टीथ से करना है, आप पानी को अंदर ना जाने दें और उसको क्लीन करके बाहर कर दें, तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कर लिया तो टेस्ट आ गया गलती से, तो फिर उसमें रोजा आपका खत्म हो गया। जी बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही तो है, ये बिल्कुल आप ये कहते हैं कह कि रही हो, और यही हर जी मिसकंसेप्शन है। आज हमारे घर पे भी इस तरह का एक मामला बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं इसी हवाले जी से आप अपनी बात कंप्लीट करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस चीज से कैसे बचा जाए। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें मैं चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली बताऊं। एक तो हमने टूथपेस्ट की बात कर ली। जितना अच्छा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होगा, इतना ज्यादा आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। ठीक है, जो रमजान में सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं कि रोजा रखे बदबू आ रही है। रोजा रखने से बदबू नहीं आती। रोजा तो आपके बहुत सारे जिस्म के अंदर जितनी बीमारी होती है, उससे आपको पाक कर रहा होता है। बदबू आपकी चीजें जो आप नहीं अच्छी तरह मेंटेन कर सक रहे होते हैं हाइजीन को, उसकी वजह से होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप फ्लोराइड पूरा तरह, जो फ्लोराइडेड जो आपको टूथपेस्ट हो, वो आप खरीदें। आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि फ्लोराइड कंटेंट इंक्लूडेड। कोलगेट हो, कोई भी ब्रांड हो, यू नेम इट, और वहां पे आपका फ्लोराइड रिटर्न होगा, और आपने वही टूथपेस्ट लेना है। दूसरी चीज, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कौन सा माउथ वॉश यूज करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो माउथ वॉश यूज करें जिसमें लिखा हो नॉन अल्कोहलिक। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक्स में बहुत सारा फायदा है। एक तो आप रोजे के दौरान भी अगर करना चाह रहे हो माउथ वॉश, तो आपको टूटता नहीं है। अक्सर लोगों का थॉट, ये भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो नॉन अल्कोहलिक ले लेंगे तो आपका रोजा खराब नहीं होगा। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम करना चाहते हैं डेली रूटीन में भी, अगर रोजा भी नहीं है तो भी, यानी अगर सहरी से फौरन बाद और इफ्तार के बाद, तो फिर आप जो है वो फौरन से जो है ना नॉन अल्कोहलिक्स लें। अच्छा, एक बहुत मजे की बात है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम और मुंह की बदबू से कैसे बच सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें, रोजे के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि आप जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी पीते रहें, जूसेस पीते रहें। वो आपको कभी भी भूख से और बदबू से, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं ना जिसमें तेल होती है या बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स होती है, उसके अंदर आपकी रीहाइड्रेशन की चांसेस कम होते हैं, वो डिहाइड्रेट आप हो जाते हैं। तो रीहाइड्रेशन के लिए सिर्फ आपको जूसेस, आपको जो है वो वाटर की इंटेक बहुत जरूरी होती है। तो सहरी पे भी आप वो पिए, और इफ्तारी में भी कोशिश करें कि सबसे पहले अगर आपने इफ्तारी में कोई चीज खानी है तो फ्रूट्स और आपने खाने वेजिटेबल्स, क्योंकि आपके दांतों की बहुत ज्यादा डीमिनरलाइजेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक लंबे टाइम के लिए फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसको फौरन से रीमिनरलाइज करने के लिए, ताकि वो अपने कंपोनेंट्स को वापस ले ले, उसके लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का खाना लाजमी है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रूट चाट या फ्रूट जूस या वेजिटेबल की कोई भी सब्जी बनी हुई हो, वो आपने खानी है। एक और बहुत मजे की बात मैं चाहूंगी बताना। अक्सर लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि जो है वो हम कौन से खाने जो होते हैं वो खा सकते हो, कौन से नहीं खा सकते। आप कुछ भी खाएं, फ्राइड वगैरह को छोड़ के, कॉफी वगैरह, चाय वगैरह, चॉकलेट, चीज वगैरह को छोड़ें, क्योंकि वो अक्सर आपके दांतों के दरमियान फंस जाते हैं। ठीक है, और उसका भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो ब्रश नहीं होते और दांतों के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आप बहुत घंटे तक फास्टिंग में चले जाते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक आपका है दूध और एक आपका है फिश। ये दोनों आइटम्स ऐसे हैं कि जो मैं कहूंगी कि आपको प्रोटीन सबसे ज्यादा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो इफ्तार में या सहरी में जब भी खाया है, तो अगर आप उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि वो प्रोटीन आपके दांतों के दरमियान फंस जाएगा, और वो आपके मुंह के अंदर बदबू प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा जो है ना रोल करेगा। तो डॉक्टर 2 साहब, ये आइटम्स होती है जिनकी अगर ये फौरन बाद जो जी आपने बात किया, ये बेसिकली जब हम दांतों की अगर आप बात कर रही हैं जब, तो इसके अंदर एक बड़ा जी इशू ये आता है
कि लोगों के अंदर ना जी मैंने ये देखा है, बल्कि अपने कोई फैमिली मेंबर्स के अंदर भी और दोस्तों में भी, कि एक वो एक डिजीज सी है, पायरिया कहते हैं उसको। थोड़ा-सा ये जी आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करें, उसके बाद पायरिया के ऊपर भी हम आते हैं कि पायरिया जो है वो क्या है और इसका सद्देबाब या इससे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है। और ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमें याद रखनी चाहिए कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो फूड, मैंने साथ-साथ एक-एक फूड का नाम लिया है क्योंकि हम ऐसा लगता है कि हम इफ्तार के अंदर इतना अपने आप को वो कर रहे होते हैं कि हमें इतनी भूख लग रही होती है कि हम चाह रहे होते हैं सब कुछ खा लें। तो सब कुछ खाने की नहीं होती ज़रूरत, बहुत चीज़ें एतदाल में खानी होती हैं, बैलेंस करके खानी होती हैं और किस तरीके से आप अपने दाँतों का ख़्याल रख सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो आपने बल्कि ये बात की मैं है, आपको मुझे एक बात याद आ गई है बड़ी मज़े की, कि वो कहते हैं कि जी रमज़ान के अंदर ख़ुसूसी तौर पे कि कम खाएँ और कम सोएँ। तो वो यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो मक़ूला बना हुआ है, वो ये है कि साडा कम भी खाना है तो कम ही सोना है। तो वो बेसिकली ये चीज़ जो है वो उस तरफ निकल जाती है। जी, प्लीज़। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। आइडिया का बहुत यूजुअली लोगों में प्रॉब्लम आता है और लोग काफ़ी कंप्लेन भी करते हैं कि जो है इससे हम कैसे जो है बचें। मैं आपको फिर से एक बात कहूँगी, देखिए मैंने इस सेशन से पहले ये बात आपसे जब डिस्कशन भी हमारी हो रही थी, मैं यही कह रही थी और मैंने ये बात की भी थी कि ओरल हेल्थ हमें लगता है सिर्फ़ मुँह तक महदूद है, ठीक है? ओरल हेल्थ का जो है पूरे जिस्म से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक है? अगर आपके मुंह के अंदर कोई बीमारी है तो वो आपके जिस्म में भी डिटेक्ट करेगी और वाइस वर्सा भी मैं कहूंगी, यानी कि अगर आपके जिस्म की कोई बीमारी है वो मुंह के अंदर भी डिटेक्ट करेगी। अक्सर सुना है मेरी में जलन है, आपको मुंह में छाले हो गए, ठीक है? तेज़ाबियत जो इस तेज़ाबियत है, तरह बिल्कुल से एसिडिटी जो होती है। हाँ, बिल्कुल तेज़ाबियत से। तो कहने का मकसद ये है कि पायरिया भी ऐसा इश्यू है जो हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसे लोगों में आता है और वो समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया, तो यस अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया, अगर आपने कोई पस या खून को टेस्ट कर लिया, मैं अपनी ट्रीटमेंट्स पे भी आऊँगी, कौन से ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, कौन सी नहीं, आज बहुत मज़े वाला हमारा डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये बात याद रखें कि कोई चीज़ का आपने जायका ले लिया, तो फिर यस आपका रोजा टूट सकता है। इन कंडीशंस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी मेडिकेशन सहरी के वक्त ले चुके हो या इफ्तार के वक्त आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आपका मेडिकेशन का टाइम जो होगा ये 2 ही होंगे टाइम, ठीक है? और आपका 3 डोज नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर आपने टेस्ट नहीं करना। अगर ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप जा रहे हैं तो फौरन से उसको डील करना जरूरी है। अल्लाह ताला हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि भाई हम जो है अपने ऊपर जो है वो जुल्म करें, हम पूरी नियत के साथ रोजा रखें। आगे अगर गलती से या मजबूरी में रोजा नहीं रख सक रहे हैं तो उस पे जो है वो पूरा करके और फिर हम अपने उससे कंप्लीट ट्रीटमेंट करके फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। कुछ चीजें मैं चाहूंगी कि हम ये याद रख लें, स्मोकिंग जो है वो एक बेस्ट टाइम होता है छोड़ने का रमजान के अंदर। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं छोड़ सक रहे होते हैं, लेकिन आपको बताओ माउथ की जो बेड ब्रीदिंग होती है जिसे हम हेलिटोसिस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, डेंटल लैंग्वेज में, ये स्मोकिंग से भी बहुत फैलता है। तो हम ये कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्मोकिंग पे भी यहाँ पर रोकें ताकि आपकी मुंह की बदबू जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं बदबू के मुंह के अंदर और वो कहते हैं कि रमजान में हमारी वो वर्स्ट हो रही होती है। तो उनको हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप सफाई का खास ख्याल रखें और क्लोराहेक्सिडीन जैसे माउथ वॉशेस इस्तेमाल करें। अपने गम्स, अपने मसूड़ों का ख्याल रखें क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा हमें डर यही होता है कि वो रोजे के दरमियान उनकी गम डिजीज होंगे, ठीक है? यानी ये मसूड़ों मैं के ना प्रॉब्लम्स हो बेसिकली सकते मेरे हैं। ज़हन में ये बात काफ़ी देर से भी चल रही थी। गम डिजीज़ की आपने बात की, अक्सर हमने देखा है कि जब हम मीडियम सॉफ्ट जो ब्रश होता है आपका टूथब्रश जो है उससे भी अगर हम यानी कि नॉर्मल जो स्पीड के अंदर अगर हम टीथ ब्रश करें तो हमारा उसके मसूड़ों से खून निकल आता है। तो इस हवाले से आप क्या हाँ। बताएँगी कि मसूड़ वो खून कुछ गम्स के अंदर जो खून है, उससे कैसे बचा जाए? अच्छा, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहले तो हम बात करें ना कि रीज़न्स क्या होते हैं। देखिए गम डिज़ीज़ेज़ के बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले स्ट्रेस होता है, ठीक है? बहुत सारी जो हमला ख़वातीन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि हार्मोन लेवल जब बहुत हाई होता है। तो नंबर 2 स्ट्रेस हो गया एक नंबर 1, नंबर 2 हो गया हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं। नंबर 3 होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको थैलेसीमिया वग़ैरह होता है या ल्यूकीमिया होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। चौथी चीज होती है जो अपने मुंह का खास ख्याल नहीं रखते, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, वो सिर्फ दांतों से यूं यूं गुजार के और वो ब्रश कर लेते हैं। तो एक खास तरीका होता है इस ब्लीडिंग को रोकने का और इससे बचने का, वो ये होता है कि हम कहते हैं राउंड मोशन में आप ब्रश करें और आगे से पीछे तक अपने दांतों को ब्रश करके दांतों से मसूड़ों की तरफ, सिर्फ दांतों पे नहीं करना आपने और इस तरह नहीं करना आपने, राउंड मोशन में आपने ब्रश पीछे तक ले जाना है
और दांतों से लेकर मसूड़ों तक, इसी तरह अंदर की तरफ करना है और आखिर में जबान पे ब्रश करना है ताकि बदबू जो होगी वो आपके मुंह से वो भी खत्म हो जाए। तो गम जब डिजीज होता है, गम का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से बदबू जो है हमारे दांतों में और हमारे मुंह में आ रही होती है, और हम जब अपने जबान पे ब्रश कर लेते हैं तो वो बदबू भी खत्म हो जाती है। तो बहुत तरीका अच्छा होता है कि स्ट्रेस से आप मेंटेन रहें, क्लीनिंग अच्छी करें, अपनी ईयरली आप स्केलिंग पॉलिशिंग करवाएं। बहुत लोगों का ये मिथ है कि स्केलिंग पॉलिशिंग से हमारे दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, हिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, मैं डेंटिस्ट अच्छा, हूं, मैं हाँ, इसलिए नहीं कह ये रही हूँ। बल्कि मैं बेसिकली आपने अभी इसकी स्केलिंग की बात की है, तो एक होता है वो हमें शायद इतना उस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो एनेमल होता है गालबन, जो कि सबसे जो अपर जो बाहर की जो लेयर होती है उसकी दांतों की, अगर वो कहते हैं कि वो हट जाता है, अगर वो हट जाए तो मैंने सुना है कि दांतों को बड़ा वो डैमेज करती है वो चीज़। तो वो बताइएगा कि अच्छा, वो ये किन किन वजूहात की बहुत वजह से अच्छी होती बात आपने, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इनेमल होता है, बाहर की लाइन होती है, उसके अंदर डेंटिन होता है। डेंटिन के अंदर हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, वो सेंसिटिविटी खींचते हैं, यानी कि वो सेंसिटिव होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इनेमल आपका बहुत उखड़ गया है, फिर उसके बाद डेंटिन आ गया, डेंटिन के अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज्ड हो गए, तो वो डायरेक्ट आपके पानी, गर्म ठंडा हर चीज से एक्सपोज होते हैं। तो आप जब भी कोई चीज लेते हैं तो उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के नीचे जो है पल्प होता है आपका, जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जो रूट कैनाल के अंदर हम उस पल्प को निकाल देते हैं, जो आपके ठंडे गर्म को महसूस कर सकता है। तो ये इनेमल, डेंटिन और पल्प, ये तीनों का एक लेयर है। अगर ये इनेमल खत्म हो गई और डेंटिन के अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स और पल्प एक्सपोज हो गए तो आपको ठंडा गर्म जरूर लगेगा। और फिर हम ये कह रहे होते हैं, पेशेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ठंडा गर्म लग रहा है, फिर वो बहुत सारे लोग जो है पेस्टें लगाते हैं सेंसोडाइन या प्रूडेंट करके, और वो पेस्टों से काम चल रहा होता है उनको कुछ हद तक, लेकिन आगे जाकर वो रूट कैनाल का केस बन जाता है या फिर पेरिडोंटल इशू बन जाता है, जो कि हम कहते हैं कि जड़ों का मसला बन गया है। तो उसमें हमारी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, वो हर केस की डिफरेंट होती है। लेकिन ये कह दूं मैं कि सेंसिटिविटी बहुत इशू हमारे कॉमन हो जाते हैं सिर्फ ब्रशिंग की वजह से। ये जो तेज तेज ब्रश करते हैं ना हम, और ये जो हार्ड और मीडियम ब्रश करते हैं यूज, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सॉफ्ट ब्रश रिकमेंडेशन है सेंसिटिविटी के लिए, जो आप टूथपेस्ट लेते हैं वो 14 से 15 दिनों से ज्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करना। आपने बस वो मेडिकेटेड 14 दिनों तक ही इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद आप अपने नॉर्मल टूथपेस्ट पे आ जाते हैं, चाहे वो हर्बल हो, जो भी आप मिसवाक करते हैं, जो भी आपका है सुन्नत के हवाले से कुछ भी आप करें वो आप फॉलो करें। लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट, चाहे वो ब्लीडिंग के लिए आप हाइसॉल्स करते हो या पेरिडोंटिक्स करते हो, या सेंसिटिविटी के लिए आप सेंसोडाइन करते हो या फिर आप प्रूडेंट करते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो 14 दिनों से ज्यादा आपने नहीं करना। तो ब्लीडिंग को रोकना है तो भी आपने 14 दिनों से ज्यादा टूथपेस्ट नहीं करना, और अगर सेंसिटिविटी को रोकना है तो उसके लिए भी 14 दिनों से ज्यादा नहीं करना। कि हमने ये देखा है कि अभी आपने दांतों की ठंडा गर्म की बात की है, वो अक्सर हमने एड्स में भी देखा है कि दांतों को अगर ठंडा गर्म हो तो वो किन वजूहात की वजह से होता है। इसका थोड़ा सा बताइएगा कि एकदम एकदम जो है वो गर्म खाना खाते हुए जब ठंडा पानी पी लिया जाए तो उससे क्या नुकसानात होते हैं, तो पानी की कितनी मिकदार जो है वो हमें अगर हमने पीनी भी है तो किस टेम्परेचर का पानी हो जो हम पिए ड्यूरिंग खाना खाते हुए। ठीक है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी इस पर और एम्फेसाइज करते हुए मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमें जो है सेंसिटिविटी होती क्यों है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों में देखें तो कुछ लोग होते हैं जो बर्फ पे अपना अपना मुंह के अंदर बर्फ रख के चूस रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फौरन से आप जो है अपने दांतों को एक असर दे रहे होते हैं, एक अटैक दे रहे होते हैं। आप सोचिए किसी को आप ऐसे दांत को जिसकी कैपेसिटी एक हद तक है उसको आप थ्रेशोल्ड से ऊपर कोई काम दे दें तो वो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट बहुत ग्रेटर होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एसिड वाली ड्रिंक्स बहुत पीते हैं जिसमें सोडा होता है, कार्बोनेटेड होता है, तो वो आपके दांतों को लग के उसको कमजोर कर रहा होता है और आपकी इनेमल, फिर डेंटिन और फिर डेंटल ट्यूब्यूल्स और पल्प को एक्सपोज करता है। तो ठंडा ज्यादा नहीं पीना है, रूम टेम्परेचर वाला वाटर बहुत रिकमेंडेड होता है। आपके मेदे के लिए भी अगर मैं रिकमेंड करूं तो नीम गर्म पानी या गर्म पानी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं ना कि भाई हमारी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी लग जाती है, नजला हो जाता है, या फिर मेदे में मसला हो जाता है, या फिर पतले नहीं होते। तो पतले होने के लिए भी आपके लिए गर्म और नीम गर्म पानी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऐसी टिप बता दी जो आपको बहुत ही काम आएगी। जितना गर्म पानी आप सुबह उठ के पियेंगे ना, उठने से पहले आप जैसे जैसे आप उठ रहे हैं और आप पहले कुछ भी नहीं खाएं, नाश्ता कुछ भी ना करें, 1 या 2 गिलास पानी गर्म पी लें आप, तो आपको बहुत फायदा होगा। सोने से पहले भी आप पानी पी के सोएं, यू विल बी हाइड्रेटेड, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके मैदे में मसला नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये तो मेरा खुद एक वो का मैं कहूंगी कि जी। खवातीन के अंदर एक चले आप बीइंग अ लेडी मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, खवातीन के अंदर एक जी। चीज हमने देखी है कि वो कहती है स्किन ग्लो करनी चाहिए, तो क्या जी। पानी का इसमें कितना किरदार है स्किन ग्लो करने के अंदर।
आई बिलीव बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा बहुत सारे वर्ड्स में डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर क्या होता है? वाटर पीते रहे, सिर्फ उसके अंदर चीजें लोग डाल देते हैं, लेमन डाल दिया या मिंट लीव्स हो गई, पुदीना वगैरह, या फिर उसके अंदर कक्यूम्बर डाल दिया। कक्यूम्बर क्या है? कक्यूम्बर में वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। रमजानों में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हम पीने का? पानी, जूसेस, वाटरमेलन। वाटरमेलन इसलिए क्योंकि उसमें इतना मिकदार होता है वाटर का, 99% उसमें वाटर है। तो जितना वाटर आप लेंगे आप हाइड्रेटेड रहेंगे, चक्कर आपको नहीं आएंगे, और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी अंदर के मैदे की जो है ना कभी भी तेजाबियत नहीं होगी। आई थिंक वाटर का तो बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कहते हैं ना, एक आपकी रूह को इबादत चाहिए होती है, वो वाली बात है, तो आपके जिस्म को एक पानी चाहिए होता है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो वाटर का इंटेक कभी भी खत्म ना करें, चाहे वो आपके ओरल हाइजीन हो या सिस्टमिक आपकी पूरी बॉडी हो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक हमने ये बात की थी, मैं वहां पे कनेक्ट करना चाहूंगी कि सेंसिटिविटी को डील करने के लिए आप अपनी हाइजीन, अपनी चीजों को सही इस्तेमाल करें, ब्रशिंग की टेक्निक को प्रॉपर करें, ज्यादा घिस घिस के ब्रश ना करें, सॉफ्ट ब्रश का जो है वो आप सिलेक्शन करें, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, फॉर श्योर। अच्छा, ये जो अक्सर हमने देखा है कि दांतों के ऊपर कीड़ा लग जाता है, जिसको हम प्लेग भी बोलते हैं। तो इससे इसको हम्म मतलब आप तो हमने देखा है इवन के जो छोटे बच्चे हैं 4-4 5-5 साल के वो चॉकलेट्स और वो टॉफीज और वो सारी चीजें जो हैं, जो वो पेरेंट्स उनको खिलाते हैं, तो वो बच्चों की दांतों के अंदर वो तब से जो है वो हम्म चीज बैठ जाती है। और उसके बाद अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन ये आता है जी कि बच्चों के जो है वो दांत हमने निकलवाएंगे और दूसरे लगवाएंगे। तो या वो जब आएँगे जो आपके जो बेबी टीथ होते हैं वो जब गिर जाएँगे, तो जब दोबारा से नए दाँत आएँगे तो वो क सम टाइम देखा है कि वो एक दाँत आगे होता है, एक दाँत पीछे होता है। इसकी भी ब वजह बताइएगा हम्म कि इसकी क्या बुनियादी वजह है? अच्छा। बच्चों का इश्यू तो ये है कि देखें, मैं इसमें बिल्कुल भी बच्चों पर नहीं डायरेक्ट बोलूंगी, ये इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है ना, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, आपने उनको जो हाथ में पकड़ाना है तो वो तो खा लेने उन्होंने। ठीक है, मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ, मैं टीवी पे भी बहुत मर्तबा सेशंस कर चुकी हूँ, मैं यही कहती हूँ कि 6 मंथ्स की एक एज है जब बच्चों को आप टूथ ब्रशिंग सिखाएं। अब लोग कहते हैं कैसे, बच्चा तो सीख नहीं सकता। तो आपने रोल मॉडलिंग करनी है। अब वो रोल मॉडलिंग कैसे होगी? आप ब्रश करें और बच्चे को दिखाएं कि कैसे ब्रश करना है। उस वक्त बेशक उसको टीथ टूथब्रश इंट्रोड्यूस ना करें, आप उसकी उंगली से जो है अपनी उसको स्टार्ट करें। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम उसको एक गॉस के उससे क्लीन करते हैं उसका गम। आपको पता होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं हम कहते हैं बच्चों जो बच्चे होते हैं उनमें जब वो माँ का दूध पी रहे होते हैं तो उनमें ज्यादा सफेदी जैसी बीमारियों का देखा जाता है, असर हो सकता है। तो उसमें कहते हैं कि आप गॉस का एक पीस लें, पानी से उसको अच्छी तरह धोएं नीम गर्म पानी से, और बच्चे के सारे गम पे, सॉकेट पे अच्छी तरह सफाई करें ताकि बच्चे को सफेदी का बीमारी ना हो जाए। इसी तरह से जब वो 6 माह का होता है हम उसे कहते हैं कि ब्रशिंग सिखाएं। ब्रशिंग कैसे? उंगली से सिखाएं उसको। ठीक है, आहिस्ता से वो सीखेगा, फिर आप ब्रश पे लेकर आए उसको एक 9 महीने से 1 साल के दरमियान। लेकिन आपने उसमें भी इंतखाब करना है सही वाले टूथपेस्ट का। किस तरह से करना है कि भाई आपने एबीसी टूथपेस्ट देना है। अब बच्चों को खाने की क्या क्या आदतों से बचाना है। अगर बड़े उनको देते भी हैं, आपने छोटा सा बाइट लेक दे देना है ताकि उसको टेस्ट जरूर आए, उसे पता हो, क्योंकि देखिए जिंदगी में आगे उसने कभी तो खाना है बाहर की चीजें, कब तक आप उसको रोकेंगे। छोटी सी चीज दे दें, बेशक बड़ी चीज ना दें। उसके लिए ये एक ऑप्शन ना बना दें कि यानी कि मैं खाना नहीं बना सकी तो आज मैंने उसको चिप्स और चॉकलेट दे दिया, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए एक मजबूरी है। ठीक है, कि एक टाइम बीइंग आप थोड़ी सी चीज उसको चखा सकें। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि आधे घंटे बाद, फौरन नहीं, आधे घंटे बाद उसको आपने ब्रश या कुली करवा लेनी है। बच्चों में अक्सर ये आदत होती है कि वो कैंडीज खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं, आइसक्रीम्स खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं। तो उन बच्चों में आप फौरन ब्रश के लिए भेज देते हैं, नहीं, कीड़े ने ऐसा आधे घंटे बाद करना है। आधे घंटे बाद आप उसको कुल्ली करा लें या ब्रश करा लें, बच्चे को कभी कीड़े नहीं लगेंगे। एक और बात, बहुत सारी माएँ ये करती हैं कि फीडर के अंदर बहुत सारी चीनी भर भर के और बच्चे को दूध दे देती हैं, कहती है वाह मेरा बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे को दूध की कभी कमी नहीं होगी और बच्चे को कभी बोन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओह नो, आपने तो उसकी जिंदगी इजाजत कर दी। ठीक है, आपने चीनी का जितना कंटेंट उसके अंदर डाल दिया है ना, तो वो डायबिटिक पेशेंट तो हो जाएगा, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद ही। तो प्लीज चीनी ना डालें, बच्चे को सादे दूध की आदत डालें। उसको पता होना चाहिए कि भाई रियल लाइफ में जब आगे जब उसने पीना है तो क्या पीना है। अगर आप उसको मीठा दे दे के उसको चीनी रोटी दे देंगे, रूह अफ़ज़ा के साथ उसे दूध दे देंगे, तो उससे कभी ठीक नहीं होना। और दांत का हाल हम अक्सर पेशेंट्स में देखते हैं कि वो आगे वाले दांत जो बच्चे होते हैं ना, उनमें रैम्पेंट केरीज, जिसे हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, सोचिए नाम रखा हुआ है नर्सिंग बॉटल केरीज, उन बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होती है। तो हम कहते हैं कि प्लीज खुदा का वास्ता बच्चों को दूध पिलाएं, लेकिन बगैर चीनी के। और छोड़ने का तरीका ये होता है कि आपने अगर 1 चम्मच चीनी डाली हुई है, 2 चम्मच चीनी डाली हुई है, आहिस्ते आहिस्ते 1 पे ले आए, 1 से आधी पे ले आए और फिर 0 पे ले आए।
इस तरह बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद अडॉप्ट करता है, बच्चे माशाल्लाह अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा ना इसी हवाले से, इसी से रेलिवेंट एक सवाल है कि हमने देखा है कि एक तो कुछ जो बच्चे छोटे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनके जो परमानेंट जब टीथ उनके वो आते हैं, तो उसके अंदर मैंने भी थोड़ा सा इस हवाले से कि एक दांत जो है वो कभी आगे होगा, एक दांत पीछे होगा, तो इसका बताइएगा कि हड्डी का मसला होता है या उनके इनहेरिटेंस कोई चीज़ है? क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों में भी उनके ये है कि उनके अगर फादर के इसका जो हम अकल-दाढ़ बोलते हैं जिसको, उसका अगर मसला हुआ है या उसने बहुत ज़्यादा तंग किया है, मुँह सूज गया या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आगे बच्चों में भी वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि इससे कैसे बचा जाए? अच्छा, एक चीज होती है, वो होती है पैरा फंक्शनल हैबिट। ये होता है जिस तरह बच्चे जो बचपन में अपनी थंब जो है उससे सक करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो पेंसिल को अपने मुंह के दरमियान डाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब दांत गिर रहे होते हैं तो वो जबान लगाते हैं उन खाली जगहों पे। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो सेफ्टी पेन या पिन होती है स्टेपलर की, उससे चबाते हैं। ये सारी आदतें ना पैरा फंक्शनल हैबिट्स कहलाती हैं। अब इससे होता क्या है, अक्सर एक दांत का टाइम होता है, ठीक है ना। 6 मास तक मैं कहूंगी बच्चे जो होते हैं 6 मास से 6 साल तक दूध के दांत में ही होते हैं। फिर 6 साल से 13 साल तक की उम्र में उनकी मिक्स डेंटिशन आती है, यानी परमानेंट भी आते हैं और दूध के दांत भी साथ साथ होते हैं उनके मुंह के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता वो परमानेंट की तरफ जाते हैं जब ऐसे दांत जो उनका मैं कहूंगी कि एक्सचेंज नहीं है कोई, ठीक है। यानी परमानेंट दांत अगर आ गया और उन पे डिजास्टर अगर हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो आप चेंज नहीं हो सकता उस पर कुछ भी, वो उस पर सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट होगी। जब दूध के दांत होते हैं उस पर कुछ अगर बच्चे को कीड़ा लगा या कुछ भी लगा है तो वो कुछ वक्त के बाद परमानेंट को रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो इजी हो जाते हैं। अब ये होता कैसे है, कुछ बच्चों में जगह नहीं होती डेफिनेटली, उसकी वजह से वो क्राउडिंग हो जाती है और आगे पीछे दांत हो जाते हैं। कुछ बच्चों में गिर जाते हैं, ट्रॉमा होता है, उनमें भी ही होता है, आगे पीछे दांत आ जाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों में मैंने आपको बताया कि पैरा फंक्शनल हैबिट्स की वजह से दांतों का एक सीक्वेंस होता है, लेवल होता है, वो खराब हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर फिलिंग से कोई काम चल सक रहा है तो हम उनको, अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करके उसकी लेवल कर देते हैं और उसको सही कर देते हैं दांतों को। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो क्राउन करते हैं। नहीं हुआ क्राउन से भी तो फिर हम कहते हैं कि आप ऑर्थो करवा लें। ऑर्थो क्या होता है कि बच्चों को कह सकते हैं हम कि 1.5 से 2.5 साल के अरसे में हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जो तारों के दरमियान जरिए से हम जो है वो दांतों को लेवल करते हैं। और वो लेवल के थ्रू क्या होता है कि आपके जॉस पे प्रेशर पड़ता है और वो अच्छी तरह आपकी स्पेसिंग जो होती है उसको कंप्लीट करता है। अगर बहुत ज्यादा बच्चों में स्पेसिंग है तो उसको क्लोजर करते हैं, और अगर स्पेस नहीं है तो उसको स्पेस बनाते हैं। तो क्राउडिंग को भी लेवल अप करते हैं। ये हर बच्चे का डिफरेंट होता है और हर बच्चे का हर चीज का एक्सरे देखा जाता है कि किसके मुताबिक क्या प्रॉब्लम हो उसका, तो वो उस तरह से हम फिर उसको लेके जाते हैं। और अगर हम बात करें कि रमजान के अंदर कौन सी डेंटल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जो मतलब रोजे को नहीं तोड़ेंगी, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, वो वाली ट्रीटमेंट्स डेंटल जिसमें खून निकल रहा है, यानी कि एक्सट्रैक्शन, यानी जिसमें ऐसा है कि आपको कमजोरी हो सकती है, जिसमें आपको नाश्ता करके आना है, जैसे आप डायबिटिक हैं और आपको नाश्ता करके आना है और एक्सट्रैक्शन करवाना है, स्केलिंग करवानी है, तो वो ट्रीटमेंट्स आप रोजा नहीं रख सकते। लेकिन उनमें जिनमें लोकल एनेस्थीसिया लगना है वो आप करवा सकते हैं, बट अनटिल अनलेस आप स्वॉलो ना करें, आप टेस्ट ना कर लें कोई चीज, फिलिंग को आप टेस्ट ना कर लें, तो वो ट्रीटमेंट्स हम जो है वो कहते हैं कि करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ट्रीटमेंट्स का भी एक वेरी करता है हर उसमें अच्छा, कुछ लोग स्कूल मैंने ऑफ देखा थॉट्स में। कि एक हर्बल उसका इलाज करते हैं, आपने मिसवाक की बात की है, कुछ लोग दंदासा भी यूज़ करते हैं दाँतों के लिए। तो आप समझती हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरेलल एक उसका कोई हमें शॉर्ट टर्म जो है वो इसका एक सॉल्यूशन देती हैं, या ये सिर्फ़ जो है वो दिल को वो क्या कहते हैं उसको दिलासा देने वाली बात है? मैं ये बात कहूंगी कि दोनों चीजें सही है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक चीज को आप रख के बैठ ना जाएं। मिसवाक का सिर्फ एक मसला ये, लोगों को इस्तेमाल करने का अभी भी तरीका नहीं आया ठीक, वो बहुत प्रेशर करके मिसवाक करते हैं जिसकी वजह से दांत जो ना हिल जाते हैं आगे जाकर। तो मिसवाक को करने का एक तरीका होता है, उससे सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप करें, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ टूथपेस्ट भी करना जरूरी है, टूथ ब्रशिंग भी करना जरूरी है, ताकि आपकी पूरी सिचुएशन जो है, मतलब आपकी ओरल हाइजीन जो मेंटेन रहे प्रॉपर। तो एक सुन्नत भी है और अच्छी चीज भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब लोग ये काफी हमसे सवाल करते हैं, अगर आप मिसवाक कर रहे हैं तो करें, अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं, उसमें प्रेशर ज्यादा नहीं दे रहे दांतों को, तो उसको कंटिन्यू करें। अगर बहुत प्रेशर दे रहे हैं और आप प्रॉपर उसको नहीं कर सक रहे हैं तो प्लीज टूथपेस्ट टूथब्रश पे आ जाए सॉफ्ट ब्रशिंग के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपनी इस खुसूसी निशिस्त जो है उसमें हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है डॉक्टर साहिबा की, उन्होंने बहुत सारे जो सवालात हैं
जो हम पूछ सकते थे अपने नाज़रीन के लिए, वो हमने पूछे और उन्होंने एड्रेस भी किए हैं। हम आगे चल के रमज़ान में एक और नशिस्त जो है इनके साथ रख लेंगे, इसी हवाले से, ताकि आपके जो मज़ीद और सवालात हैं, उस हवाले से भी जो है वो ताकि डॉक्टर साहिबा जो है वो उनको एड्रेस कर सकें। उनका बुनियादी मकसद कहने का यही है कि अगर हमने जो है वो एक तो रोज़े की हालत में हम बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर जो है वो हावी कर लेते हैं, उस तरह ना करें, चीज़ों को जो है वो लाइटली और स्लोली लेकर चलें, ताकि एक तो आपके बॉडी के ऊपर भी उसका जो है वो असर कम हो, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को भी आप जो है वो आसानी में आसानी आसानी आप यानी कि आपके अपने लिए भी आसानी पैदा हो। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने व्यूअर्स को एक पैगाम देना चाहूँगी कि मुंह के मसले अगर वक्त पर हल कर लिए जाएं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको और मज़ीद टाइम दिया जाए और उस पर काम ना किया जाए तो वो बहुत बड़ी मुश्किलात भी पेश कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को आज इस रमज़ान के महीने में एक पैगाम ये देना चाहूँगी कि जो भी खाएं एतदाल में खाएं, क्योंकि रमज़ान एक एतदाल का ही नाम है। और साथ ही इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सहरी और इफ्तार में किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन को आपने साफ़ रखना है, उसका एक ख़ास पैगाम जो है अपने सारे व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि उस पर अमल करें। इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली मर्तबा फिर और नई बात के साथ, नए पैगामात के साथ मैं आपके पास पेश होंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।